कितने पीढ़ी के बाद जो है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी इसको बोलते हैं पैतृक संपत्ति, वो पैतृक संपत्ति जो है कोई भी प्रॉपर्टी कितने पीढ़ी के बाद जो है वो बन जाता है। यानी कोई भी आज बोलता है कि ये मेरी पैतृक संपत्ति है, लेकिन एक ऐसा समय रहा होगा जो आपके पूर्वज उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को, उस मकान को प्राप्त किए होंगे, या हो सकता है कि उसको खरीदे होंगे। ठीक है, खरीदे होंगे, तो उनके लिए उस समय वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है नहीं थी। और आज जो है ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ये कहलाती है पैतृक संपत्ति है। मतलब आज के जनरेशन के लिए, आज के जनरेशन के लोग जो है इस पे कहते हैं कि नहीं, मेरा इस पे कानूनी अधिकार है। तो आखिर क्या है उनका अधिकार, और ये कब जो है कोई भी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाती है? क्या एक जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उससे किसी को जो बेदखल है वो किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस परिस्थिति में किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? मतलब कैसे आप जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी अपने जो पूर्वज हैं, पिता है, दादा परदादा की जो एक तरह से संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उससे आप हाथ धो बैठेंगे? कैसे, क्या होगा, क्या जो है एक तरह से सिचुएशन जो है हो सकता है इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ? और रही बात, यहाँ पर ये भी बताने वाले हैं कि आखिर ये तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में है, लेकिन आपके अधिकार क्या हैं, आपके जो रास्ते हैं। अगर आपके साथ कोई भी समस्या उत्पन्न होता है ना, तो आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? आप जो है आपके लिए जो सही रास्ता होगा वो कौन सा होगा, ताकि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो हक आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आज ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये सारी जमीन, अगर हम बात करें कि ये जमीन है, ये जमीन है, ये सारी जो जमीन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये जो है एक तरह से पैतृक संपत्ति है, और यानी पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। और पैतृक संपत्ति में जो है जो हिस्सेदार होंगे वो सभी लोग होंगे। अब ये कहने का मतलब, एक ग्राफ अगर देखा जाए तो ये जो सारे प्रॉपर्टी हैं वो विनोद सिंह का एक समय जो है नाम दर्ज हुआ करता था, या ये भी कह सकते हैं कि नाम दर्ज है। लेकिन उनके दो बच्चे भी हैं, एक शंकर सिंह है, दूसरा महेश सिंह है। अब है कि पैतृक संपत्ति है, जो उनके बच्चे हैं वो उनके उत्तराधिकारी होंगे। अब है कि शंकर सिंह के भी बच्चे हैं, महेश सिंह के भी बच्चे हैं, यानी अंकित सिंह और पूजा कुमारी। आपको पता है कि बेटी भी परिवार में क्या है, उत्तराधिकारी है, तो ये भी एक हकदार होंगे। महेश सिंह के दो बच्चे हैं, दोनों हकदार होंगे। तो अब यहां पर जो है हम ये जो है बोलें कि अगर ये सारी प्रॉपर्टी विनोद सिंह ने खरीदी है, विनोद सिंह की अर्जित संपत्ति है, तो क्या शंकर सिंह और महेश सिंह को पैतृक संपत्ति प्राप्त हुआ है? क्या जो है ये जो शंकर सिंह है और महेश सिंह है, इस दोनों को जो है अब ये विनोद सिंह जो है ये संपत्ति को क्या किए हैं, संपत्ति की इन्होंने जो है एक तरह से खरीद की है। ठीक है, तो खरीद की है, तो इनका ये सारा जो प्रॉपर्टी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति। अब ये जो व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है? वो प्राप्त हो रहा है पिता की जो है वो अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति, ठीक है, पिता की अर्जित संपत्ति इस दोनों को प्राप्त हुआ। और तो इनके लिए ये नहीं कह सकते हैं कि ये पैतृक संपत्ति है। पिता के बाद जो है इस संपत्ति के हकदार जो है वो शंकर सिंह, महेश सिंह हैं, और उनके लिए वो अर्जित संपत्ति है। अगला जो है कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अगर बात करें यहाँ पर, जब इनके पिता को, जब इनके जो पिता हैं ये अंकित सिंह और पूजा कुमारी को अर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं है, अर्जित संपत्ति प्राप्त है, तो इनको वही संपत्ति, अपने दादा वाली संपत्ति जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इनको भी अपनी दादा वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्राप्त हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर परिवार के बीच में अगर कोई बंटवारा नहीं हुआ है तो कितनी पीढ़ी जो है वो होना चाहिए? तो हम आपको बता दें, कम से कम यहाँ पर जो होना चाहिए, कम से जो है कम जो है
है ना, 4 पीढ़ी यहाँ पर जो है होनी चाहिए। कम से कम कितना पीढ़ी होना चाहिए? 4 पीढ़ी जो है वो पुरानी होनी चाहिए। यानी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, परिवार में किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, और ये जो गैप होना चाहिए वो 4 पीढ़ी का होना चाहिए। इसमें जो बेदखल की हम बात करेंगे तो ये सभी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर ये पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति से बेदखल करने का मतलब ये होता है कि हम जो है, अब हम अपने अंकित सिंह है, पूजा कुमारी है, विनय सिंह है और संजय सिंह है। ये शंकर सिंह और महेश सिंह जीवित हैं, लेकिन उनका जो है देखभाल नहीं कर रहे हैं, ना ही उनको जो है जीवन यापन करने के लिए संपत्ति यानी जमीन जो है वो दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि क्या पिता को बेदखल किया जा सकता है? तो हम उसका जवाब देंगे बिल्कुल नहीं। क्या जो बेटे हैं, एक पिता के द्वारा बेटे को बेदखल किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर दोनों केस में नहीं है संपत्ति, ना आप पिता को एक बेटा बेदखल कर सकता है खास करके। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाती है उस केस में ना आप पिता को बेदखल कर सकते हैं, ना आप जो है खुद बेदखल हो सकते हैं। इसीलिए कि इसमें सभी जो अब बन गए हैं वो उत्तराधिकारी बन गए हैं, यानी कहने का मतलब सभी उस संपत्ति के हकदार बन चुके हैं, सभी का कानूनी तौर पर अधिकार है, और सभी जो है अगर आपके साथ भेदभाव किया भी गया है, इसलिए कि सभी का समान अधिकार है। सबसे बड़ी बात है सभी का समान अधिकार होना। अगर ये जमीन है, ये प्रॉपर्टी, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप एक प्लॉट देख रहे हैं तो ये अगर 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक जो पार्ट है इसमें जो है ये शंकर का नाम दर्ज है, दूसरा मान लेते हैं कि ये महेश के पास ये जो है प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब ये जो है 4 टुकड़ों में ये बट चुका है। एक जो अंकित सिंह है, दूसरा जो है पूजा कुमारी है, विनय सिंह है और मंजय सिंह है। तो ये 4 टुकड़ों में बट जाएगा। लेकिन क्या हमारा कानून इसको 4 टुकड़ों में बांटेगा? नहीं। मैं आपको बता दूं इसमें 2 हिस्सेदार और जो है वो रहेंगे। जो कानून कहता है वो है शंकर सिंह और महेश सिंह। कहने का मतलब क्या है कि खास करके पैतृक संपत्ति में पिता भी एक हिस्सेदार हैं। यानी पिता अगर जीवित हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो वो एक हिस्सेदार हैं। वो कानूनी तौर पर अपना जो है हक जो है अपना एक बराबर हक होगा जितना आपका हक होगा। कहने का मतलब है कि इसको अब जो है कितने पार्टों में बांटा जाएगा तो मैं आपको दिखा दूं। जिस समय 2 भाई का बंटवारा था वो 2 पार्ट में इस तरीके से बटा है ना, बट चुका था। लेकिन अब जो है यानी एक भाई शंकर सिंह इस पे थे और एक पर महेश सिंह थे। लेकिन अब जो है एक तरह से भाई के साथ साथ जो है ना, जो बच्चे हैं जिनका एक तरह से जो उनके बेटे हैं बेटी है, उनके साथ भी नहीं चला बना। तो उसके लिए यानी अगर परिवार में अपने ही बच्चे से बंटवारा होता है तो ये उसमें एक पिता भी हिस्सेदार होते हैं और साथ में एक जो इनकी ये बच्चे हैं। कहने का मतलब ये हिस्सा जो है अब शंकर का रह गया। आपको पहले पता होना चाहिए कि पूरा शेयर किसका था, शंकर सिंह का, लेकिन अब ये हिस्सा रह गया। अब ये हिस्सा जो है वो महेश सिंह का रह जाएगा। बाकी इनके जो बच्चे मान लेते हैं ये विनय है, ये ले लेंगे, और यहाँ पर अगर कोई मंजय है या मंजय सिंह ले लें। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस है पैतृक संपत्ति का, जो कि अगर माता पिता हैं तो माता पिता का भी अधिकार है। ठीक है, यानी जो कहने का मतलब क्या होता है कि जो आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीदे हैं, मतलब अगर अपनी कमाई से कोई शंकर सिंह प्रॉपर्टी खरीद लिया है तो उस पर उसका पूरा अधिकार होगा। उसके मरने के बाद ही उनके बच्चे का अधिकार होगा। लेकिन जहां पैतृक संपत्ति बन जाती है, अगर कोई प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर वो बन चुकी है, ये प्रॉपर्टी इनको कम से कम 4 पीढ़ी का गैप हो चुका है, तो उस केस में जो है इस प्रकार का दावा होगा। और जो है इस प्रकार से जो है आप अपनी संपत्ति का बंटवारा जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते कोई भी अपना हक जो है वो किसी को देना चाहे, मतलब शंकर सिंह को कोई आपत्ति नहीं है कि उनके बेटे के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को, तो उनका जो एनओसी नो ऑब्जेक्शन हो गया। और साथ में पूजा कुमारी बहन मान लेते हैं ये भी अपने भाई को संपत्ति देना चाहती है, तो ये भी अपना एनओसी दे सकती है। कि मतलब जो कार्य हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में जा रहा है ना, उसके लिए उनका एक ऑब्जेक्शन नहीं है।
ठीक है, मतलब जो हो रहा है वो सही हो रहा है। कहने का मतलब साफ साफ यही होता है कि मेरे तरफ से जो है किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, जब भविष्य में होगा तो ऑब्जेक्शन हमको डालना तो वो अलग चीज है, लेकिन अभी फिलहाल जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। इसका मतलब साफ साफ यही होता है। एनओसी जो हो गया कि अभी वर्तमान सिचुएशन में जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।